जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल में। दोस्त, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड, ये हम बोलते हैं उसको कांसा। इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉन्ज। क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज मेटल। कई बार आपने सुना होगा, जो मेडल दिया जाता है खिलाड़ियों को, ब्रॉन्ज मेडल मिला है, तो वो किस चीज़ से बना होता है? वो किस चीज़ का मिक्सचर होता है? ताम्र और टीन के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज या कांसा। अगला है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो फ्रेंड, वो होता है ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन जो है कमरे के टेम्परेचर पर क्या होता है? एक लिक्विड फॉर्म में होता है वो। नेक्स्ट है, सीसा और टीन की मिश्र धातु क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड, वो बोलते हैं हम शोल्डर। सीसा और टीन का जो मिश्र धातु होता है उससे बोलते हैं हम सोल्डर। सोल्डरिंग वाली वो जो वायर होती है वो किस चीज़ की मिक्सचर होती है? इसी चीज़ की मिक्सचर होती है, सीसा और टीन का मिक्सचर होता है। अगला है, कार्बन का कौन सा अपर रूप अधिक कठोर होता है? तो फ्रेंड, ये होता है सबसे ज़्यादा कठोर हीरा। अपर रूप के इंग्लिश में बोलते हैं एमॉर्फस। कार्बन का जो एमॉर्फस होता है सबसे ज़्यादा कठोर रूप का होता है हीरा। हीरा का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3D स्ट्रक्चर होता है, और ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो 2D। कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो फ्रेंड, ये बनता है ऑप्शन नंबर सी, कॉपर ऑक्साइड, या हम इसे बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड, CuO। नेक्स्ट है, सिलिका क्या है? तो फ्रेंड, जो सिलिका है वो एक उप धातु है। सिलिका क्या है? उप धातु। बेसिकली यहाँ पर सिलिकन होना चाहिए था, SiO2। सिलिकन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? सिलिका। ठीक है, तो Si क्या होता है? सिलिकन। सिलिकन क्या है? एक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर मतलब क्या होता है? जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर देने पे एक कंडक्टर की तरह बिहेव करें, और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करें, उसे हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट है, धातु को पीट कर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस धर्म को बतलाता है? तो फ्रेंड, ये बतलाता है अघात वर्धितना। ठीक है, इसे बोलते हैं मिलायबिलिटी। आपने देखा होगा कि जो सिल्वर अर्क, जैसे बर्फी पे जो ऊपर वाली लेयर होती है सिल्वर अर्क जिसे बोलते हैं, चांदी का परत, तो किस चीज़ से होता है? अघात वर्धता, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं मिलायबिलिटी। ये धातु का एक क्वालिटी होती है जिसको हम धातु को बहुत ज़्यादा पतले फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं, शीट के फॉर्म में। चलिए धातु के दो तीन और बता देते हैं इसकी प्रॉपर्टी। धातु क्या होती है? सोनरस होती है, मतलब इसमें एक स्पेसिफिक साउंड होता है, और इसमें एक चमक होती है, लस्टरनेस होता है, और डक्टिलिटी, मतलब हम इसको बहुत पतले तार में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो उसे क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड, इसे बोलते हैं हम अमलगम। कोई भी मिक्सचर हो, अगर उसमें पारद मिला है, पारद का मतलब होता है मरकरी, Hg, अगर उसमें मरकरी मिला होता तो हम क्या बोलते हैं? उसे अमलगम। ठीक है, अमलगम में कंपलसरी होता है किसका? Hg का। अगला प्रश्न है, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो फ्रेंड, ये होता है हाइड्रोजन गैस। जब लोहे की रॉड पर हम क्या करते हैं? भाप, स्टीम देते हैं, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्रायः नहीं होता है? तो फ्रेंड, कार्बनिक यौगिक जितने भी होते हैं जल में विलय नहीं होते हैं, जल में आसानी से नहीं घुलते हैं वो। है, जस्ता के अयस्क हैं। तो फ्रेंड, इसमें से जस्ता का अयस्क कौन सा है? तो फ्रेंड, ये है जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड किसका अयस्क है? जस्ते का। बॉक्साइड एल्युमिनियम का है। सोडियम क्लोराइड नमक होता है, NaCl। और सीने बार किसका अयस्क है? वो सीने बार हमारा मरकरी का अयस्क है। विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? तो फ्रेंड, ये होती है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन गैस हमारी एनोड पे जमा होती है। एनोड का मतलब होता है प्लस, और कैथोड का मतलब होता है नेगेटिव। ऑक्सीजन पे क्या होता है? माइनस डबल चार्ज,
तो ये कहाँ पर आके इकट्ठी होगी, तो ये आ गई एनोड पर, ठीक है। और जो एल्युमिनियम होगा, ठीक है, वो कहाँ पर आके इकट्ठा होगा, एल्युमिनियम प्लस चार्ज होता है, वो नेगेटिव पर आकर इकट्ठा होगा, मतलब कैथोड पे आकर के वो इकट्ठा हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है। तो फ्रेंड जो इस्पात में कार्बन का परसेंटेज होता है वो होता है 2%। नेक्स्ट है, कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती। तो फ्रेंड वो है सोना। बहुत ही कम लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। इसीलिए हम सोने का क्या करते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। सोना बहुत दिन तक अगर पहने तब पर भी उस पर क्या होता है, कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। बाकी किसी भी मेटल पे अगर ऑक्सीजन मिल रहा है, स्टीम मिल रहा है, या मौसम चेंज हो रहा है, तो उस पर कुछ ना कुछ कोरोजन स्टार्ट हो जाता है, बट सोने पे कोरोजन स्टार्ट नहीं होता है। इसलिए हम सोने का ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। और एक प्रॉपर्टी है सोने की, वो है मेलाइबल एंड डक्टिलिटी। सोने के हम वायर को बहुत ज़्यादा पतले वायर में हम सोने को हम बहुत ज़्यादा पतले वायर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसका एक आभूषण हम बना सकते हैं, ठीक है। ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए सोने का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरता है। तो फ्रेंड ये तैरता है कैल्शियम। कैल्शियम को अगर हम जल में डाल दें तो वो तैर लेगा। अगला प्रश्न है, एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है। तो फ्रेंड ये है तन्यता, डक्टिलिटी। किस लिए, डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी है, उसी लिए हम बताए थे अभी कि सोना को हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पतले फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल में बिल्कुल भी नहीं होती है। और ये सारे ही क्या है, मेटल की प्रॉपर्टी है। तन्यता भी है, कठोरता भी है, आघात वर्धनता भी है, और चालकता, ठीक है। ये चारों ही प्रॉपर्टी किसकी हैं, धातुओं की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा धातु चमकीला होता है। तो फ्रेंड ये होता है ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन जो होता है वो चमकीला होता है। ब्रोमीन जो अधातु है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होता है। और जो अधातु होते हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। और मेटल में, मतलब धातुओं में जो प्रॉपर्टी होती है वो या तो ठोस होंगे या तो लिक्विड होंगे, ठीक है। गैसियस स्टेट में कोई भी मेटल पाया नहीं जाता। और एक ही मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, वो है पारा। अगला प्रश्न है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह उष्मा का। फ्रेंड हम किसी भी धातु का बर्तन क्यों बनाते हैं, क्योंकि धातु क्या होता है, उष्मा का सुचालक होता है। उष्मा का सुचालक होता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, बर्तन धातु का बनाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो फ्रेंड पोटेशियम जो धातु है, ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम जो धातु है वो जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है। पोटेशियम और सोडियम क्या है, ऐसे मेटल हैं जो पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ भी हाईली रिएक्शन देते हैं, ठीक है। अगर हम पानी में अगर सोडियम या पोटेशियम फेंक दे तो वो क्या होगा, एक्सप्लोड कर जाएगा, ठीक है। मतलब वो उसमें से हीट डिसिपेट होगा। नेक्स्ट है, आयनिक आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक। तो इसमें से क्या निम्न होते हैं, उच्च होते हैं, सामान्य होते हैं, या सभी कथन सत्य हैं। तो फ्रेंड जो आयनिक बॉन्ड होता है वो उसके गलनांक और क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट बोथ आर हाई, ठीक है। क्योंकि जो सपोज हमारे पास NaCl है, तो NaCl क्या है, आयनिक बॉन्ड से कन्वर्ट होता है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से हमारा जो बनता है उसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो इसके जो भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है आयनिक बॉन्ड का, वो बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, ठीक है। गलनांक मतलब कोई भी ऐसा टेम्परेचर जिस पे वो गलना शुरू कर दे। क्वथनांक मतलब ऐसा कोई टेम्परेचर जिस पे वो बॉयल करना शुरू कर दे। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी ऑक्सीकरण नहीं है। तो फ्रेंड इसमें से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है, तो वो अवक्षेपण। प्रेसिपिटेशन क्या है, ऑक्सीकरण नहीं है। प्रेसिपिटेशन मतलब जब हम लिक्विड में जब कोई रिएक्शन कराते हैं, जो ऊपर वाला प्रेसिपिटेट बनता है उसे हम बोलते हैं अवक्षेपण, ठीक है। तो इसमें बोलना है कि इसमें ऑक्सीकरण नहीं है। अब बता देते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण मतलब होता है ऑक्सीजन का मिलना और
हाइड्रोजन का निकलना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। फिर से बता रहा हूँ, ऑक्सीकरण का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन का मिलना और हाइड्रोजन का रिमूवल ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये अवक्षेपण इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों चीजों में क्या होगा? ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो फ्रेंड ये कहलाती है उदासीनीकरण। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अगला है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण मतलब होता है कुरोजन। कुरोजन मतलब मुर्चा लगना एक प्रकार से। ठीक है, संक्षारण मतलब होता है कुरोजन, इंग्लिश में बोलते हैं कुरोजन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपचयन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। संक्षारण मैंने बोला कुरोजन। अगर हमने किसी लोहे के मेटल को बाहर, मतलब लोहा अगर हमने बाहर फेंक दिया या रख दिया, तो जब बरसात के मौसम में या बहुत ज़्यादा नमी है तो वहाँ पर आप देखे होंगे जो लोहा होता है उसके ऊपर क्या होता है? ब्राउन कलर का एक पाउडर जमा हो जाता है। ये किस लिए होता है? संक्षारण की वजह से। ठीक है, कोरोजन की वजह से उस पर क्या होता है? ब्राउन प्रेसिपिट, मतलब ब्राउन कलर का पाउडर बनने लगता है। ये किस लिए होता है? ऑक्सीडेशन की वजह से। हमने बोला ऑक्सीडेशन होता क्या है? ऑक्सीडेशन मतलब ये कि ऑक्सीजन का मिल जाना, ठीक है, मेटल का। सपोज यहाँ पर आयरन है तो आयरन किसके साथ मिलेगा? ऑक्सीजन के साथ। तो किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया, मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन फिर से एक बार सुन लीजिए। ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अगला है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? फिर से वही फ्रेंड आ गया कि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो बढ़ जाना। हमने बोला कि ऑक्सीजन का एडिशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज उपचयन, ऑक्सीडेशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो फ्रेंड इसमें से कौन सा ऐसा युग्म है जो साथ साथ होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रलाइजेशन एंड विस्थापन। ठीक है, ये दोनों अभिक्रियाएं, ठीक है, साथ साथ हो जाती हैं। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो फ्रेंड ये कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। ठीक है, मतलब एन, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, प्लस HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आप जानते होंगे कि स्ट्रॉन्ग बेसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? नमक बनता है और पानी बनता है। तो सोडियम क्लोराइड क्या है? नमक है और जल निकल रहा है, मतलब ठीक है। तो हम रिएक्शन एक बार फिर से लिख दे रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर हो गया NaOH प्लस HCl बनेगा हमारा NaCl और H2। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब साथ मिलते हैं तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? सॉल्ट का प्लस वाटर का। आई होप क्लियर होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड अगर किसी भी रिएक्शन में कोई भी एलिमेंट हमारा भाग ले रहा है तो उसको हम बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास, हमने बोला कि अगर यहाँ पर हमने वही वाला रिएक्शन फिर से लिख रहा हूँ, NaOH प्लस HCl। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दोनों हो गए तो क्या हो गए? रिएक्टेंट हो गए, जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। और जो बनेगा हमारा NaCl प्लस वाटर, ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने होते हैं वो क्या होते हैं? अभिकारक। और जो राइट हैंड साइड वाले क्या होते हैं रिएक्शन में, वो क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन इसमें से कौन सी प्रक्रिया है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट फ्रेंड, श्वसन हमारी क्या है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उष्माक्षेपी को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक, मतलब जिसमें एनर्जी रिलीज हो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
तो श्वसन में हमारी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है हमारा रेस्पिरेशन। ठीक है। अब ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग हमारा एक नॉर्मल रिएक्शन है, मतलब उसमें हमारे श्वसन ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया नहीं होती है। श्वसन और रेस्पिरेशन में हमारा क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच क्या होगा। तो हमने बोला यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है और नॉर्म मतलब कि वीक बेस है। तो जब भी कोई प्रोडक्ट बनेगा, देखिए अब हम एक स्केल बना दे रहे हैं, ये हो गया हमारा 0, ये हमारा 7, ये हमारा 14। इधर वाले क्या होते हैं, एसिड होते हैं, जिनकी पीएच वैल्यू 0 to 7 लाइक करती है वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं, और जिनकी 7 to 14 लाइक करती है वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। क्लियर। अब उसने बोला कि प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षारक, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो पक्की बात हो गई कि जो एसिड होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 से कम होगा। क्लियर हुआ होगा। फिर से बता रहा हूँ कि जो एसिड होते हैं उनकी पीएच वैल्यू 0 to 7 लाई करती है, और जो बेस होते हैं उनकी पीएच वैल्यू 7 to 14 लाई करती है। और 7 ऐसा पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रल। जैसे अगर हमने पूछा पानी का पीएच वैल्यू कितना होगा, तो वो होगा हमारा 0, क्योंकि पानी क्या है, न एसिड है न बेस है। ठीक है, वो एक न्यूट्रल है। तो यहाँ पर प्रबल, अगर हमने यहाँ पर उल्टा मैं क्वेश्चन बना दूं, अगर मैं क्वेश्चन बोलूं कि यहाँ पर मैंने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है और वीक एसिड, तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम उससे बोलेंगे कि ये हो जाएगी 7 से अधिक हो जाएगी। क्लियर। यहाँ हमने बोला, अगर क्वेश्चन को हमने उल्टा बना दिया कि हमारा जो क्षारक है वो स्ट्रॉन्ग है और हमारा एसिड क्या है, वीक है, तो हमने उसमें पीएच वैल्यू कहाँ लाई करेगी उस सॉल्ट की, तो वो 7 से अधिक लाई करेगी, क्योंकि हमारा जो बेस है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगला प्रश्न है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। तो फ्रेंड ये होता है OH आयन। क्षारक को जब हम मतलब बेस को NaOH हमारे का एक बेस है, इसको हम जब पानी में घोलेंगे तो क्या बनेगा, हमारा OH आयन रिलीज करेगा। ठीक है फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।